हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स मोड। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। इसमें हम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आज बातें करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो बोहर्स ने रदरफोर्ड मॉडल का करेक्शन करते हुए अपने पोस्टुलेट दिए, उन पोस्टुलेट के बारे में समझेंगे, यानी कि बोहर मॉडल को हम समझेंगे। बोहर मॉडल को समझने के साथ साथ हम हाइड्रोजन एटम में जो मोशन करता है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी को ज्ञात करेंगे। जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मोशन करता है उसकी रेडियस को ज्ञात करेंगे, और उसके साथ साथ उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को भी हम इसमें ज्ञात करने वाले हैं। यानी कि आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये वीडियो टीजीटी साइंस, पीजीटी फिजिक्स और असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, और उसके साथ साथ बीएससी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल वीडियो है। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखना और वीडियो को बीच में स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, यानी कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनेंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप वीडियो का लाभ उठा सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं बोहर्स मॉडल। तो बोहर्स ने रदरफोर्ड में करेक्शन करते हुए अपने कुछ पोस्टुलेट दिए। ये पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं? इन्होंने टोटल 4 पोस्टुलेट दिए थे, जिसमें सबसे पहले इन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पर अगर हम देखें इसमें, तो आप एक एटम देख रहे हैं, एटम के बीच में क्या है? न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के चारों तरफ मैंने कुछ इस प्रकार से सर्कुलर ये पाथ बना रखे हैं, जिन पे ऑर्बिट क्या करता है? मोशन करता है। ये पाथ हमारे क्या हैं? ये ऑर्बिट है। ये क्या है? हमारे ऑर्बिट। इनको हम सर्कुलर ऑर्बिट कहते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ पहला जो हमारा ऑर्बिट है, इसको एन से नोट करेंगे, यानी कि n=1। ये पहला ऑर्बिट है, जिसको हम पहले ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट भी कहते हैं। दूसरा ऑर्बिट हमारा n=2 है, ये सेकंड ऑर्बिट हो गया। n=3 पर 3 ऑर्बिट हो गया। इसी प्रकार से डॉट डॉट आगे ऑर्बिट और होते हैं। तो पहला पोस्टुलेट क्या कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, यानी कि जिस सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, यानी कि घूमता है, वह सर्कुलर पाथ क्या होता है? फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ होता है। इस फिक्स्ड सर्कुलर पाथ को बोहर्स ने क्या कहा? ऑर्बिट कहा, जिसको स्टेशनरी स्टेट भी कहा गया। क्या कहा उन्होंने? ऑर्बिट या फिर स्टेशनरी स्टेट कहा। यहाँ पर जो रेडियस होती है, जिस ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन, उसकी रेडियस और उसकी एनर्जी ये क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्टुलेट है। आज मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर बताने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी, और देखना कि क्वेश्चन भी किस तरीके से आते हैं, उन क्वेश्चन के बारे में भी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अब बात कर लेते हैं सेकंड पोस्टुलेट की। तो सेकंड पोस्टुलेट में आप देख रहे हैं कि द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट चेंज अनलेस एनर्जी इज एडेड या रिमूव्ड। यानी कि एड एनर्जी की अगर हम बात करें तो जंप्स फ्रॉम लोअर एन टू हायर एन। एन का मतलब है यहाँ पर नंबर ऑफ ऑर्बिट, यानी कि जब वो लोअर नंबर ऑफ ऑर्बिट से हायर नंबर ऑफ ऑर्बिट में जंप करता है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? ऐड हो जाती है। और लॉस कब होती है? लॉस तब होती है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर नंबर ऑफ ऑर्बिट से लोअर नंबर ऑफ ऑर्बिट में। तो इस प्रकार से एनर्जी का क्या होता है? एडिशन होता है, और इस प्रकार से एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है सेकंड पोस्टुलेट में कि द ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट है, डज नॉट चेंज, वो क्या है? चेंज नहीं होता है। कब चेंज नहीं होता है? अनलेस एनर्जी इज एडेड या रिमूव्ड, यानी कि जब एनर्जी ऐड होती है या फिर रिमूव होती है, तो उस टाइम जो ऑर्बिट है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये सेकंड पोस्टुलेट है, बहुत अच्छा पोस्टुलेट है, इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें खास खास है, इनको समझते रहना। इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड पोस्टुलेट की। तो थर्ड पोस्टुलेट इन्होंने समझाया कि वेव लेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय एन एटम डिपेंड्स ऑन द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिट्स। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो इनिशियल और फाइनल ऑर्बिट का जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस एटम के द्वारा इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। अर्थात hc/λ इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1/λ, यहाँ पर hc को हम इधर की तरफ ले गए, 1/hc, और ये ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। अब देखो ये ई फाइनल है, ई इनिशियल है, ये क्या है हमारा? तो उसको हम यहाँ पर समझते हैं कि जो लास्ट वाला ऑर्बिट होगा उसकी जो एनर्जी है, और जो प्रारंभ का ऑर्बिट है उसकी जो एनर्जी है, उन दोनों का डिफरेंस। तो अब यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि पहला वाला ऑर्बिट हमारा n=1 है, और दूसरा ऑर्बिट n=2 है। तो पहला वाला जो ऑर्बिट हमारा n=1 है, तो इसकी एनर्जी हम मान लेते हैं E1, और दूसरा वाला जो ऑर्बिट है n=2, इसकी एनर्जी मान लेते हैं E2। तो इस प्रकार से हम फाइनल और इनिशियल को यहाँ पर लिख लेते हैं कि E2 माइनस E1। E2 फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी और E1 प्रारंभिक ऑर्बिट की एनर्जी।
ठीक है, ये क्या है हमारे पास 1/hc ऐसे ही, और यहाँ पर 1/λ। तो यहाँ से क्या आ गई, ये वेवलेंथ की वैल्यू आ गई। तो ये वेवलेंथ निकल कर आ गई हमारे पास कि वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन कितनी आ गई निकल कर 1/λ इज इक्वल टू 1/hc E2 माइनस E1। इसके बाद हम बात करें यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकालें, तो फ्रिक्वेंसी कैसे निकालेंगे कि यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, सी को इधर की तरफ ले जाएं, जहाँ पर लैम्डा है लैम्डा की तरफ हम सी को ले जाएं। तो देखो C/λ हो जाएगा इज इक्वल टू E2 माइनस E1/h। अब C/λ इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू, यानी कि फ्रिक्वेंसी। किसकी फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहाँ से हम फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन निकाल सकते हैं कि न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1/h। अब ये जो बातें मैंने यहाँ पर बताई हैं ये हम इसमें भी समझने वाले हैं। जो हमारा टॉपिक है बोहर्स थ्योरी ऑफ एच लाइक एटम, ये हमारा खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं कुछ बेसिक बातें समझा रहा हूँ, इन बेसिक बातों को समझ लें और तब हम इस टॉपिक को समझेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ पोस्टुलेट की। अब फोर्थ पोस्टुलेट क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब कि उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π के प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है, h/2π के प्रोपोर्शनल होता है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि NH/2π इज इक्वल टू n क्या है यहाँ पर, इंटीजर होता है, यहाँ पर मैंने शो कर दिया है n क्या है, इंटीजर है। और h/2π की जो वैल्यू होती है वो h कट होती है, यहाँ पर लिख दिया मैंने कि h/2π इज इक्वल टू h कट। h क्या है यहाँ पर, प्लांक कांस्टेंट है। अब देखो यहाँ पर लेकिन h कट की जो वैल्यू होती है वो h/2π होती है, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर देखो जो हमने यहाँ पर एक डायग्राम शो कर रखा है, ये डायग्राम क्या शो कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन है जिसका मास कितना है m, और ये जिस ऑर्बिट पर मोशन कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसकी रेडियस कितनी है, r है। तो किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये लीनियर वेलोसिटी v से। तो इस कंडीशन में यहाँ पर इसका जो एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला वो mvr हो गया। ठीक है, mvr ये किसके बराबर हो गया, NH/2π इज इक्वल टू क्या लिख दिया हमने, NH कट। यही हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके बेस पर ही हम समझते हैं जो हमारा मुख्य टॉपिक है उसको। अब मुख्य टॉपिक क्या है हमारा, मुख्य टॉपिक है बोहर्स थ्योरी ऑफ एच लाइक एटम। क्लियर है। अब देखो अभी हमने जो क्वांटाइजेशन की बात करी उसी के आधार पर करेंगे बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन। तो बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या आती है हमारी, L इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू NH कट। इसको हमने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर 1। ये मैंने वहां पर बता दिया आपको कि जो H कट की वैल्यू कितनी है, h/2π है। क्लियर है। अब देखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, अब यहाँ पर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी तो हमने वो अभी निकाली थी, वो हम देखेंगे कि कौन से पोस्टुलेट में बात की थी हमने, ये थर्ड पोस्टुलेट में बात की थी। तो थर्ड पोस्टुलेट में हमारे पास आई थी फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1/h। ठीक है, अब ये कैसे आई थी ये हमने समझ लिया था यहाँ पर कि हमारे पास क्या है, ये पहला वाला जो है n इज इक्वल टू 1 ये ग्राउंड एनर्जी लेवल है और जिसकी एनर्जी कितनी है E1, और ये n इज इक्वल टू 2 ये सेकेंड एनर्जी लेवल है, इसकी एनर्जी कितनी है E2, यानी कि ये इनिशियल और ये फाइनल। तो फाइनल से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लोअर में जंप कर रहा है, मतलब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। और जब हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो एच न्यू फोटोन क्या करता है, रिलीज करता है। तो एच न्यू फोटोन यहाँ से रिलीज हो गया, और ये एच न्यू फोटोन एक एनर्जी की फॉर्म में होता है, तो इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो ये क्या होगी हमारी इलेक्ट्रॉन के द्वारा इमिट की गई एनर्जी। अब यहाँ पर हमने बात की फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, तो हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन कितना निकाला था, न्यू इज इक्वल टू E2 माइनस E1/h। क्लियर है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई। अब हम देखो यहाँ पर क्या समझेंगे, हम ये और समझेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन था, जब इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि पहली वाली कक्षा में मूव कर रहा है, अगर उससे अगली वाली कक्षा में जंप करता है, यानी कि अंदर वाली जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी स्टेट लेवल में जाता है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, इस प्रकार से बढ़ती चली जाती है। यानी कि बाहर की ओर एनर्जी क्या होगी, उसकी बढ़ती चली जाएगी, तो अंदर क्या होगी, घटेगी। जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है किससे, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप करेगा, तो एनर्जी क्या होगी हमारी, ऐड होगी। तो इसका मतलब क्या है कि एनर्जी हमारी बढ़ेगी। क्लियर है। और जब इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करेगा हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में, तो उस कंडीशन में एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी, यानी कम होगी। मतलब जब इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की ओर जंप करेगा तो तब उस कंडीशन में एनर्जी का लॉस होगा, लेकिन जब अंदर से बाहर की ओर जंप करेगा तब उस कंडीशन में एनर्जी की क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक है, ये मैंने एरो यहाँ पर आपको शो कर रखा है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे समझते हैं। तो अब देखो बात करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है। और कहाँ पर मूव कर रहा है, किसी भी ऑर्बिट में, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस ऑर्बिट में रहने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्र बल हम उसको कहते हैं। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इसको कहाँ से मिलेगा, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा कूलाम्ब फोर्स से। कूलाम्ब फोर्स से क्यों मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्वांटाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब देखो क्वांटाइजेशन मतलब एक इलेक्ट्रॉन, ये भी माइनस है, लेकिन इनका प्रभाव किस पर हो रहा है, इस वाले न्यूक्लियस पर।
न्यूक्लियस पर चार्ज कैसा है हमारा प्लस, और ये क्या लगा रहा है अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन को बांधे हुए रखा है, यानी कि अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। और प्लस और माइनस के बीच में क्या लगता है अट्रैक्शन फोर्स लगता है, यानी कि अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है यहाँ पर। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ही इसको क्या मिल रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, यानी कि मोशन कर रहा है। तो वही कंडीशन हम यहाँ पर समझेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा हमारा ZE² अपॉन 4πε0 RN², और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है इज इक्वल टू MVN² अपॉन RN। अब देखो यहाँ पर RN क्या है, RN है रेडियस, किसकी रेडियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की रेडियस है। और V क्या है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। क्लियर है, ε0 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4π भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये सब इनका मतलब है। अब यहाँ पर समझते हैं, देखो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके हमने क्या किया, यहाँ पर RN की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया और सॉल्व करके यहाँ से हमने RN की वैल्यू निकाली। RN इक्वल टू कितना मिल गया हमें N² H² ε0 अपॉन πmZe²। क्लियर है, और ये ही क्या होगी हमारी रेडियस ऑफ nth ऑर्डर, यानी कि nth ऑर्डर का मतलब कि nth नंबर के ऑर्बिट की रेडियस। मतलब वहां पर बहुत सारे ऑर्बिट हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा डॉट डॉट n तक है। तो nth ऑर्डर की रेडियस हमारी ये प्राप्त हो गई है। अब यहाँ पर हम देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, अगर इन सब की वैल्यू रखें तो वैल्यू रखकर हमारे पास RN की जो वैल्यू मिल जाएगी वो N² अपॉन Z(A0). यहाँ पर A0 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है A0 इज इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग, यानी कि A0 का मान कितना है 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इसको हम क्या कहते हैं बॉहर्स रेडियस, ये हमारी बॉहर्स रेडियस है। क्लियर है, अब बात कर लेते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी ऑफ nth ऑर्बिट, nth ऑर्बिट की जो वेलोसिटी निकल कर आएगी वो कितनी आएगी, Vn इज इक्वल टू ZE² अपॉन 2ε0 NH। ये याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, ये रेडियस भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम Vn इज इक्वल टू ZE² 2ε0 NH में जब n की वैल्यू 1 देखेंगे, यानी कि पहले वाले ऑर्बिट की हम बात करेंगे और इन सब का मान रखकर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो हमारे पास V1 इज इक्वल टू निकल कर आएगा 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या है, पहले ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन की स्पीड होगी, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी होगी वो निकल कर जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि लार्जेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन इन H एटम, यानी कि हाइड्रोजन जो एटम हमारा, उसमें ये क्या है लार्जेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी फॉर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के लिए होती है। ठीक है, किसमें, इन हाइड्रोजन एटम में। अब यहाँ पर देखो ये दोनों जो बातें हम समझ रहे हैं कि RN इज इक्वल टू ये है और Vn इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू है। A0 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, जो बॉहर्स रेडियस है वो 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये कहाँ से आई है कि N² अपॉन यहाँ पर 2 कर दें, तो यानी कि ये सब वैल्यू जो है हमारी ये A0 के बराबर है। इन सब का मान रख देंगे और मान रखकर हमें ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस। तो देखो जो हमारे पास जो नोट पॉइंट है, ये इस नोट पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस पॉइंट से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पेसिस हाइड्रोजन होता है, यानी कि ऐसा तत्व होगा जिसमें केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, यहाँ पर हीलियम है, तो हीलियम में कितने होते हैं, हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके एटम में, लेकिन यहाँ पर प्लस 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन हो गया। इसी प्रकार Li की बात करें तो Li में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके एटम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, रिमूव कर दिए गए, निकाल दिए गए, तो कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1, यानी कि सिंगल इलेक्ट्रॉन तत्व हो गए हमारे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ से पूछ सकता है। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी और प्लस उसकी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी En है वो काइनेटिक और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसकी 1/2 mZe², क्योंकि mv² होता है, तो v का मान वहां से उठा के रख देंगे, अभी जो हमने निकाला था, तो v का मान उठा के रख दिया Ze² 2πε0 h का होल स्क्वायर। क्लियर है, माइनस ये क्या है इसकी पोटेंशियल एनर्जी Ze² अपॉन 4πε0 πmZe² n² h² ε0। क्लियर है, तो हमने यहाँ काइनेटिक एनर्जी हो गई, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इन दोनों का डिफरेंस हम निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, प्लस में होती है, और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होती है, माइनस में। तो हमने ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। अब देखो En का मान हमारे पास कितना आ गया, इसको सॉल्व करके यानी कि डिफरेंस करके ये निकल कर आ गया -mZ² e⁴ अपॉन 8ε0² n² h² इज इक्वल टू कितना निकल कर आया ये मान, -Z² hc अपॉन n² इंटू R इन्फानाइट। ये क्या है, रेडबर्ग कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बराबर निकल कर आ गया। तो हमारे पास अब देखो यहाँ पर R इन्फानाइट का जो मान होगा हमारे पास ये होगा कि R इन्फानाइट इज इक्वल टू m e⁴ 8c ε0² h⁴
इज इक्वल टू, जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे इनकी सबकी वैल्यू रख कर हमारे पास जो वैल्यू निकल कर आएगी 1.097 इंटू 10⁻7 पर मीटर। क्लियर है? तो ये निकल कर वैल्यू आई है। ये क्या है हमारा आर इन्फानाइट, ये है रिडबर्ग कांस्टेंट। क्या है ये? रिडबर्ग कांस्टेंट फॉर इन्फानाइट न्यूक्लियर मास के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो एनर्जी निकल कर आई हमारी फाइनली वो निकल कर आई है EN इज इक्वल टू -13.6 Z²/n²। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट है, रिडबर्ग कांस्टेंट भी पूछा जाता है कि कितनी वैल्यू होती है, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यानी कि nth ऑर्डर की जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी होती है -13.6 Z²/n² होती है। ठीक है, तो ये क्या है? टोटल एनर्जी कैसी है हमारी? नेगेटिव है। नेगेटिव इंडिकेट दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू न्यूक्लियस। ठीक है, क्या करती है ये कि न्यूक्लियस से ये क्या है? बाउंडेड है। क्लियर है? तो ये आज का हमारा टॉपिक था जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे